Assalamu alaikum students. Another video for the iodometric titration. Here is 17 November 33. क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ध्यान से रीड कर लेते हैं. मुझसे कह रहे हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे. मैं ज़रा इसको यूज़ करता हूँ. ओके, x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्मूला फॉर द हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट. कॉपर टू सल्फेट का ये जो फार्मूला गिवन है, इसके अंदर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझसे बोल रहे हैं कि यू विल फर्स्ट रिएक्ट द कॉपर आयन विद द एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन. एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन के साथ हम कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे और ये हमें प्रोड्यूस करके देगा आयोडीन आयन. जिस तरीके से आप यू कैन सी हियर कि 2 कॉपर 4 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके एक आयोडीन बनाते हैं. और फिर मुझसे नेक्स्ट कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग विथ सोडियम थायोसल्फेट. जो अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है मेरे बच्चों, आपके पास अमाउंट ऑफ आयोडीन जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग निकाल सकते हैं टाइट्रेट करके सोडियम थायोसल्फेट के साथ. ओके, इसको थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं. बच्चों नेक्स्ट मुझसे कह रहा है कि इक्वेशन हम लोग ध्यान से देखेंगे. एक आयोडीन 2 थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयोडाइड बन जाता है. बताने का मकसद, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 2 कॉपर 4 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके एक आयोडीन बनाते हैं. एक्सक्यूज मी, 2 कॉपर 1 आयोडीन बनाते हैं. 2 थायोसल्फेट 1 आयोडीन को रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. ओके, आपके पास FA1 FA1 2 3 4 ये 3 सॉल्यूशंस आप लोग के पास प्रोवाइडेड हैं. थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड. कॉपर 2 सल्फेट की हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. कॉपर 2 सल्फेट की हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. बताया हुआ भाई कि वो 1 DM³ जो है वो इस सॉल्यूशन में इस तरीके से बनाया गया है. 32.5 ग्राम लेके कॉपर 2 सल्फेट को 1 DM³ के अंदर हमने बनाया है. फिर स्टार्च इंडिकेटर भी आपको गिवन है. हियर मैथड ए, देखो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है तो उसका प्रोसेस तो वही है. ब्यूरेट के अंदर हम लोग ने फिल कर लिया FA1. मैंने आप लोग लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग ने डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश की थी और आज भी करते हैं. मैंने ब्यूरेट ली, इस ब्यूरेट के अंदर हम लोग ने फिल कर दिया है. अच्छा, 2 एपरेटस होंगे ना, ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क. ओके, तो ब्यूरेट के अंदर हम लोग ने सॉल्यूशन ऐड किया है मेरे बच्चों. कौन सा? FA1. सी, फिल द ब्यूरेट विद FA1. कैलकुलेशन सॉल्व करने से पहले बेटा कुछ पॉइंट्स इस तरह हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि मैंने ब्यूरेट के अंदर क्या फिल किया है. FA1 डन. और अब हम लोग कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कितने सॉल्यूशंस ऐड कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं. मैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड कर रहा हूँ मेरे बच्चों FA2 10 cm³, FA3 10 cm³. ओके, इसको फर्दर आगे मैं बढ़ाता हूँ. तो FA3 और FA2 10 cm³ ऐड कर रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. FA2 10, FA3 10, ये दोनों 10 cm³ हम लोग ने ऐड कर दिया. लेकिन उससे पहले हम लोग ने पिपेट के थ्रू एक और सॉल्यूशन ट्रांसफ़र किया. दैट इज़ योर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया था FA4 25 cm³. एंड FA4 क्या है तुम्हारे पास? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. तो FA4 25 cm³, FA4 25 जो कि पिपेट के थ्रू हमने ट्रांसफ़र किया था. ओके, चलिए. तो बच्चों ये तीनों सॉल्यूशंस ऐड करने के बाद मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. अब इस ब्राउन कलर के सॉल्यूशन को हम लोग टाइट्रेट करवाएंगे सोडियम थायोसल्फेट से, जो कि FA1 ब्यूरेट के अंदर है. ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है, और से देखते हैं। मुझसे कह रहे हैं कि ओके सारी चीज़ें ऐड करने के बाद द मिक्सचर विल बिकम ब्राउन, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ब्राउन कलर का बन जाएगा। ब्राउन कलर का मिक्सचर बनने के बाद बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, हमें आयोडीन प्रोड्यूस हो गया, तो इसलिए प्रोड्यूस हुआ है तो इसलिए सॉल्यूशन ब्राउन हो गया। फिर मुझसे बोला एंड विल बिकम क्लाउडी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर आयोडाइड, ठीक है, वो वाइट सा भी प्रेसिपिटेट शो करेगा बिकॉज ऑफ कॉपर आयोडाइड। आगे बढ़ते हैं। मुझसे बोल रहे हैं ऐड Fa1 फ्रॉम द ब्यूरेट अंटिल द मिक्सचर बिकम आ लाइट ब्राउन कलर। मुझसे कहा उन्होंने कि थायोसल्फेट से आप लोग टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो, थायोसल्फेट ऐड करना शुरू करो ब्यूरेट से, जब तक कि डार्क ब्राउन जो है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो आप 10 से 20 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर दोगे, तो आपके पास सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। फिर बोल रहे हैं कि आपने कंटिन्यू करना है टाइट्रेशन Fa1, मतलब थायोसल्फेट ऐड करते रहो। जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर डिसअपेयर होगा, जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर डिसअपेयर हो जाएगा और ऑफ वाइट सॉलिड आपके पास फॉर्म हो जाएंगे, ये आपके पास एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट से मतलब होता है मेरे बच्चों फाइनल वॉल्यूम। एंड पॉइंट से मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम। पता चला कि फाइनल वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। यू शुड टेस्ट that the end point has been reached by adding 2 more drops of starch indicator। अच्छा मुझसे बोलने क्या है, जब तुम्हारा एंड पॉइंट आ जाए तो फिर एक नज़र फिर उसमें स्टार्च इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स ऐड करके देख लो कि कहीं कोई आयोडीन अभी भी बचा हुआ तो नहीं है। बस ये इसी चीज़ का बता रहे हैं। तो आपकी रीडिंग्स आ जाएंगी। देखो इनिशियल, सॉरी कहाँ गया, ओके, तो आपने ये हेडिंग्स डाली हुई होंगी, उसके बाद टेबल बनाओगे, हेडिंग्स डालोगे और इनके अंदर रीडिंग्स आप नोट करोगे। रीडिंग्स नोट करने के बाद मेरे पास रफ आएगी, फिर उसके बाद एक्यूरेट टाइट्रेशन की रीडिंग। बेटा रीडिंग कैसे नोट करते हैं ब्यूरेट से, और हम लोग ब्यूरेट की रीडिंग कैसे नोट करते हैं, और वॉल्यूम यूज्ड हम लोग कैसे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं, और बेस्ट वॉल्यूम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सारी मैंने जो टाइट्रेशंस की वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें आप लोग वो वीडियोस को देख के यू कैन अंडरस्टैंड किया हम लोग ने किस तरीके से किया है। चलो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। बच्चों मेरे पास जो वैल्यूज़ थी 23.90, 23.80, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर मतलब बी पार्ट के अंदर प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दूँगा। तो वैल्यू वॉज 23 पॉइंट कितना था 8 और 9, 23.80 प्लस ऑफ 23.90 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 23.85। तो आप सबको लास्ट टाइम भी बताया था कि बेटा ये जो बी पार्ट में हम लोग एवरेज लेते हैं, बेसिकली ये ब्यूरेट से रिलीज़ हुआ हुआ वॉल्यूम होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कभी भी कहे कि बी पार्ट वाला वॉल्यूम यूज़ करो तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि सर ये तो बात कर रहा है जो वॉल्यूम ब्यूरेट से रिलीज़ हुआ है। ओके, तो कितना था हमारा 23.85 cm3। ओके चलो आ जाओ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वही चीज़ के सोडियम थायोसल्फेट में ऐड कर रहा हूँ। ये रहा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट से मैंने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करे जा रहा हूँ। पहले मैंने इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया ब्यूरेट का, इनिशियल वॉल्यूम मैं ऊपर से नोट कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं टाइट्रेशन करना शुरू कर दूँगा, ड्रॉप्स ऐड करते जाऊँगा। मैं इतना ऐड करूँगा ये जो डार्क ब्राउन है लाइट ब्राउन हो जाए। फिर लाइट ब्राउन करने के बाद कह रहे हैं कि आप इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करो तो ब्लैक हो जाएगा, ये कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा। आप इसको फिर दोबारा से टाइट्रेशन परफॉर्म करते रहो अंटिल द ब्लैक सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस और वाइट पीपीटी या फिर ऑफ वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाए। और तो जैसे ही ऑफ वाइट पीपीटी फॉर्म होंगे और ब्लैक टू कलरलेस ब्लैक टू कलरलेस हो जाएगा, मैं एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट का मतलब है कि मैं फाइनल वॉल्यूम अपना नोट कर लूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो मेरे पास रीडिंग्स आ जाएंगी लाइक दिस। ये सारी की सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। इन सबको एवरेज ले लूँगा मैं बी पार्ट के अंदर। ओके, अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे।
मुझसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आप लोग ने मालूम करने हैं थायोसल्फेट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आयन इन द वॉल्यूम ऑफ Fa1 कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी की बात कर रहा है, ये रहा पार्ट बी सर, ठीक है भाई। ओके निकालते हैं। थायोसल्फेट के मोल्स निकालें, प्लीज़ इनको अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आप लोग के जहन में रहे। और बी पार्ट वाले वॉल्यूम के अंदर Fa1 के मोल्स बी पार्ट वाले वॉल्यूम के अंदर निकाल लें। तो Fa1 की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट पेज पे मैं जाके देखता हूँ कितनी गिवन है भाई। Fa1 सर ये रहा Fa1, डन 0.15। फॉर्मूला वी विल यूज़ ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.15 थी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना कहा था बेटा इसने, बी पार्ट वाला 23.85, 23.85 डिवाइडेड बाय 1000। ओके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके एक मिनट बेटा, कैलकुलेटर ज़ीरो पॉइंट 15 मल्टीप्लाई बाय 23.85 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.57 3.577 है, तो उसको मैं 8 कर दूंगा। 3.58 10 की पावर -1 2 3 -3। मेरे पास थायोसल्फेट के मोल्स आ गए हैं, थायोसल्फेट के मोल्स आ गए हैं कितने वॉल्यूम की, बी पार्ट की। अच्छा बी पार्ट मैं बेटा आप लोग को बार बार बताता हूँ कि बी पार्ट का मतलब होता है कि ब्यूरेट वाला सॉल्यूशन, जो ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन ऐड किया गया था। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ओके ब्यूरेट के वॉल्यूम के मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकलवा लिए। बच्चों नेक्स्ट पार्ट के अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर देखो, आप लोग के पास ना जब एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म कर रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो भी हो रहा था टाइट्रेशन के दरमियान, ये इन दो एपरेटस के दरमियान होता है, कॉनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट के दरमियान। तो दो रिएक्टेंट हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क एक ब्यूरेट के अंदर है, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है। मैंने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर ब्यूरेट के अंदर जो भी वॉल्यूम था, जो भी केमिकल था, मैंने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकलवा लिया। बच्चों अब आपसे ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो जो सॉल्यूशंस हैं उसके मोल्स निकलवाएगा और मोल रेशियो अप्लाई करवाएगा। मतलब ये स्टैंडर्ड है कि आपके दो रिएक्टेंट हैं तो किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स निकलवाने के बाद ये आपसे उसके कॉनिकल फ्लास्क के मोल्स निकलवाएगा। ओके तो नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑन पेज 2। देखा इक्वेशन की बात आ गई। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर टू आयन। कॉपर टू आयन के मोल्स निकालें 25 cm³ के। चलो ज़रा देखते हैं। कॉपर टू आयन से मतलब है, आपको पता है किसके हैं नंबर ऑफ मोल्स। थायोसल्फेट के मोल्स मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। मुझसे बोल रहे हैं कि कॉपर के मोल्स मालूम करो। थायोसल्फेट के मोल्स पता हैं, कॉपर के मोल्स निकलवा रहा है। दोबारा देखते हैं ध्यान से। इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है जो पेज 2 पे दी हुई, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने किसके, कॉपर टू आइंस के। थायोसल्फेट के मोल्स पता है, कॉपर के मोल्स मालूम करने हैं। अब इस इक्वेशन को मैं ज़रा सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें। देखो थायोसल्फेट ये रहा मेरे बच्चों, इसको मैं थायोसल्फेट ये रहा इक्वेशन में, ओके। और किसके मालूम किसका करना है बेटे, थायोसल्फेट ये रहा और कॉपर ये रहा आयन, दिस वन दिस वन। तो अब इसके हिसाब से ज़रा गौर से सुनो।
कि आपके पास 2 कॉपर 1 आयोडीन बनाते हैं, 2 कॉपर 1 आयोडीन बनाते हैं और 2 थायोसल्फेट 1 आयोडीन को रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली कॉपर का आयोडीन के साथ थायोसल्फेट का आयोडीन के साथ रेशियो क्या है? आप कहोगे सर 2:1, 2:1। तो देखो 2 कॉपर 1 आयोडीन बना रहे हैं तो 2 थायोसल्फेट 1 आयोडीन ख़त्म कर रहे हैं। दोनों के दरमियान क्या रेशियो है? 2:1 का रेशियो है। यहाँ पे भी 2:1 का रेशियो है। तो कॉपर और थायोसल्फेट का क्या रेशियो हो जाएगा बच्चों? 2:2 कह लो या फिर 1:1 कह लो, एक ही बात है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि देखो मेन कंसर्न क्या है, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना रहा है, थायोसल्फेट आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन को ख़त्म कर रहा है। ओके तो हमारे पास 2:2 का रेशियो है। तो कौन किस को लेके चलेंगे हम लोग? थायोसल्फेट S2O3 रेशो आयोडीन। बच्चों 2:2 का रेशियो था। आपको ऑलरेडी मोल्स पता है 3.58, 10⁻³ यहाँ पे x आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास सेम नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग 3.58, 10⁻³ जिनको नहीं समझ में आया बेटा देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लाइक इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर DM³। कॉन्सेंट्रेशन निकालो कॉपर 2 की, किसमें? Fe4 के अंदर। अच्छा बेटा एक बात तो सुनो, आप लोगों को कॉपर 2 के मोल्स पता चले थे कितने वॉल्यूम के? तो आप कहोगे सर कॉपर 2 के मोल्स हम लोगों को पता चले थे 25 cm³ के, है ना। ये रहा 25 cm³, ध्यान से देखो। और 25 cm³ कॉपर आपने कहाँ ऐड किया था? चेक करो कॉपर क्या है आपके पास, कॉपर 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 ये रहा Fe4। बेटा Fe4 आपने कहाँ ट्रांसफ़र किया था? कॉनिकल फ्लास्क में। कितना? 25 cm³। तो ये देखो 25 cm³ कॉपर। मैंने क्या कहा था? कॉनिकल फ्लास्क के मोल्स निकलवाएगा। यू कैन सी ये कॉनिकल फ्लास्क के मोल्स निकलवा रहा है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में जो भी सॉल्यूशन था उसके मोल्स निकलवा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर सेइंग कि कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कॉपर 2 आयन की। तो आपके पास कॉपर के मोल्स हैं कितने वॉल्यूम के? 25 cm³ के। आपको 2 चीज़ें ही तो चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। तो बच्चा नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के कितने गिवन है हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये रहे मोल, ये रहा वॉल्यूम। चलिए कॉपी करते हैं 3.58 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है? 25 डिवाइड बाय 1000। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25। ओके मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 0.143। ओके मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। अच्छा इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बेटा मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिखता हूँ 0.143 मोल इन 1 DM³। एक ही तो बात है, या आप कह लो मोल पर DM³, 0.143 मोल पर DM³, या फिर ये कह लो कि 0.14 मोल इन 1 DM³। एक ही बात होती है बेटे। ओके अब मुझसे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले MR पता होना चाहिए।
एमआर पता होना चाहिए। तो आओ जरा पीछे देखते हैं हम लोग बैक साइड पे। आप लोगों को मास गिवन है, आप लोगों को मास गिवन है 1 DM क्यूब का। ज़रा ध्यान से चेक करो, कॉपर सल्फेट का मास गिवन है 1 DM क्यूब का, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, इस पूरे कॉपर सल्फेट का एमआर पता होगा, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल सकूँगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मुझे कॉपर आयन के 1 DM क्यूब के मोल्स पता है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के मास पता है 1 DM क्यूब का। यहाँ पे मोल पता है 1 DM क्यूब के। सर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एमआर निकालेंगे। एमआर के लिए आप एमआर के लिए हम लोग करेंगे, एमआर निकालना ना, आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। तो हमने निकालना है एमआर, तो एमआर आ जाएगा ऊपर, फॉर्मूला हो जाएगा मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स, डन। तो मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेंगे, बल्कि गिवन है। कैसे गिवन है, गौर से देखो बेटा। ये मास किसका चाहिए, Cu2+ का। नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, Cu2+ के। अब जिनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर वो यहाँ पे तो, एक मिनट रुकना, जिनके जहन में आ रहा होगा कि बेटा सर ये कॉपर की तो कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर DM क्यूब में। बेटा इसको इस तरीके से पढ़ो ना कि मोल हैं इन 1 DM क्यूब। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ही दी हुई है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ही दी हुई है, लेकिन इसका वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है कि इतना मास गिवन है, कितने वॉल्यूम का, 1 DM क्यूब का। अब आप कहोगे सर ये तो पूरे के पूरे कंपाउंड की है ना कॉन्सेंट्रेशन। बेटा आपको आपको इसके लिए एग्जांपल समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। बच्चों सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई थी, पूरे के पूरे कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी आपको। पूरे कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन 0.15 थी, लेकिन एक मिनट, मैंने फर्स्ट पार्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले बेटा किसके निकाले, सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स तो नहीं निकाले, मैंने तो थायोसल्फेट के मोल्स निकाले। तो पता ये चला कि सर अगर पूरे कंपाउंड की भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, पूरे कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, लेकिन जो मोल्स निकल के आएंगे वो आइंस के निकलेंगे। कौन सा आयन के, जो आइंस रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से कॉपर 2 सल्फेट के अंदर बेसिकली कॉपर रिएक्ट कर रहा था, तो उसके मोल्स पता चल गए 1 DM क्यूब के। यहाँ पे दी हुई है पूरे के पूरे कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन 1 DM क्यूब के अंदर। तो बेसिकली हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों। मुझे मास गिवन था कितना, बैक साइड पे कॉपर 2 सल्फेट का 32.5। मुझे मास गिवन है 1 DM क्यूब का 32.5। 32.5 का मुझे मास गिवन है। मुझे मोल्स कितने गिवन है, मुझे मोल्स गिवन है 0.143 1 DM क्यूब का। प्रीवियस पेज पे 1 DM क्यूब का मास गिवन था, यहाँ पे 1 DM क्यूब के मोल्स गिवन है। यहाँ से आप लोग मोल्स भी उठा सकते हो। शर्त है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, 0.143। तो बेटा इसको हम लोग निकाल लेते हैं MR। (32.5) divided by 0.143। तो बच्चों मेरे पास MR आ रहा है 227 पॉइंट, अगर मैं इसको कहूँ तो 27 आ रहा है। मेरे पास वैल्यू आ रही थी 227.27, तो मैंने इसको 27 को क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ करके। ओके, मेरे पास MR आ गया मेरे बच्चों। अब इस MR के साथ हम लोग अपना बाकी गेम खेलते हैं।
सर एमआर के साथ अब करना क्या है बेटा, ये आपके पास जो एमआर है पूरे के पूरे कंपाउंड का एमआर है। क्या लिख सकता हूँ मैं, गौर से देखिएगा, ये एमआर है CuSO4.X2O, ये इसका पूरा का पूरा एमआर है। ठीक है, आओ ज़रा अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो मैं CuSO4.XH2O इज़ इक्वल टू 227.3 कॉपर सल्फेट के पूरे इस पूरे कंपाउंड को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, उसके AR पुट करेंगे हम लोग। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी ना बच्चों। तो आओ ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, कॉपर सल्फेट Cu प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, ओके, प्लस ऑफ XH2O है। यस, XH2O को हम लोग क्या कर सकते हैं, XH2O H2O को ये H हो गया, प्लस ऑफ 2O इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, 227.3। आओ वैल्यूज पुट करते हैं। कॉपर का कितना मेरे बच्चा, मेरे पास दूसरे पेज पे है। कॉपर आपको कितना गिवन है, एक और से देखो 63.5, नज़र नहीं आ रहा, ये रहा कॉपर है हमारे पास 63.5। आपको एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम में बेटा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल गिवन होगा 63.5 ओके, वैल्यू रखूँगा मैं 63.5, 32.1, 32.1 सल्फ़र का, और ऑक्सीजन हमारे पास 16 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 हो गए। ओके बच्चों, इसको सिंप्लीफाई आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो है 63.5 प्लस ऑफ 32.1 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 64 प्लस ऑफ 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा हमारे पास। अच्छा बच्चों, एक मिस्टेक मुझसे हो गई है, मैं करेक्शन कर दूं। अच्छा वो मुझे अभी जहन में आ गया कि मैंने ये MR लिखते वक्त बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये मिस्टेक की, H2O की जगह पे मैंने गलत लिख दिया था। इसकी मैं करेक्शन यहीं पे कर दूं, H2O की, इसको हटाते हैं हम लोग। तो मुझे लिखना चाहिए था X2 कितना, हाइड्रोजन कितना मेरा बच्चा, 1 हाइड्रोजन प्लस ऑफ 16 ऑक्सीजन। तो अब सही है, ठीक है। तो सर ये रहा बड़ा ब्रैकेट, है ना। तो 2 × 2 और 18x हो गया मेरा बच्चा, 18x टन इज़ इक्वल टू 227.3। आ जाओ इसको अब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 63.5 प्लस ऑफ 32.1 प्लस ऑफ 64 प्लस, ओके 64 के बाद, ओके 64 तो मेरे पास ये आ रही है 159.6, 159.6 प्लस ऑफ 18x इज़ इक्वल टू 227.3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू
7.3, ये 159.6 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 159.6 डिवाइडेड बाय 18। चलो इसको ज़रा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू निकल आएगी आगे 7.3 माइनस ऑफ 159.6 डिवाइडेड बाय 18। बच्चों मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.7 आ रही है, तो उसको हम लोग बराबर कर लेंगे ये वाली साइन लगा के। 3.7 को हम लोग कर लेंगे 4, तो x की वैल्यू मेरे पास बेसिकली आ रही है 4। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे मुझसे कह रहे हैं हाँ ओप्स ख़त्म। लेट मी चेक। नहीं, मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा ये रहा नेक्स्ट पेज, इसी का नेक्स्ट पेज है हमारे पास। इस पेज को ज़रा मैं डिलीट कर दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके बच्चों, पेज नंबर 3 था, ये मेरे पास डबल अभी कॉपी हो गया है। पेज नंबर 4 पे आते हैं। फिर मुझसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वन ऑफ योर एक्यूरेट टाइटर। किसी भी एक एक्यूरेट टाइटर का परसेंटेज एरर निकालना है, एक्यूरेट टाइटर का। तो बच्चों एक्यूरेट टाइटर तो आपके पास ये नहीं, वैल्यूज़ कहाँ गई, किसी भी एक का। ये रही एक्यूरेट टाइटर, ये रही एक्यूरेट टाइटर। तो हम लोग सपोज करें 23.80 और उसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज एरर का मैंने फॉर्मूला आप लोग को पहले भी लिखवाया था, दोबारा लिखवा देता हूँ। परसेंटेज एरर is equal to error divided by actual value मल्टीप्लाई बाय 100। चलो उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों एक्यूरेट टाइटर की बात कर रहा है, तो बेसिकली एरर ब्यूरेट की एक रीडिंग के अंदर एरर कितना होता है 0.05 का, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। क्योंकि एक्यूरेट टाइटर की बात कर रहा है तो बेटा ज़रा यहाँ ध्यान से देखना। आप लोग क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो आपके पास आती है टाइटर वैल्यू कह लो, या फिर हाँ टाइटर वैल्यू कह लो, TITRES टाइटर वैल्यू कह लो। ठीक है, आपके पास टाइटर आ गई। फाइनल माइनस इनिशियल करता हूँ, तो मेरे पास टाइटर वैल्यू आ जाती है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मुझसे बोल रहा है कि भाई आपके पास ये जो टाइटर वैल्यू है, ठीक है, टाइटर वैल्यू कौन सी जो मैंने पीछे डिसाइड की, कहाँ डिसाइड की, ये रही। कितनी वैल्यू लूँगा 23.80। बोला कि इसके अंदर आपके पास कितना परसेंटेज एरर है। बेटा ये टाइटर वैल्यू आई कैसे थी, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो ब्यूरेट से एक दफ़ा रीडिंग नोट करता हूँ तो कितना एरर होता है 0.05। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0.05। अच्छा आप सबको पता होना चाहिए कि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो एरर कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। एरर 2 टाइम्स हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वैल्यू क्या ले रहा था मैं 23.80, जो मैंने टाइटर सेलेक्ट किया 23.80 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं निकाल लेता हूँ। (0.1 डिवाइडेड बाय 23.8 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100।
चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होती हुई हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, एक नज़र दोबारा देख लूँ। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 23.8 मल्टीप्लाई बाय 100 ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.42%। 0.42%। चलिए आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में मुझसे बोल रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि एक्सपेरिमेंट कुड बी मेड मोर एक्यूरेट। भाई जो एक्सपेरिमेंट पीछे परफॉर्म करके आए हैं वो और एक्यूरेट हो सकता है, मोर एक्यूरेट हो सकता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ Fe3 वॉज मेजर्ड यूजिंग अ ब्यूरेट। अगर Fe3 को हम लोग ब्यूरेट से मेजर करें तो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो मोर एक्यूरेट हो सकती हैं। एक मिनट, किसको? Fe3 की बात कर रहा है। Fe3 था क्या? पोटेशियम आयोडाइड। ओके 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 बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? जी सर, एक इन्फॉर्मेशन इसने दी थी। पोटेशियम आयोडाइड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दी थी, एंड दैट इज़ योर। गौर से देखिएगा कि बच्चों ये इन्फॉर्मेशन, उसको सर्किल करता हूँ। मुझसे कह रहा है कि आयोडाइड आयन क्या है? एक्सेस में है। बेटा एक्सेस में जो चीज़ जा रही है, अच्छा उसने मुझसे कहा था, नहीं 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 नहीं, मुझसे उसने कहा था, कहाँ गया? स्टूडेंट ने सजेस्ट किया है कि भाई एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ मोर एक्यूरेट हो सकती हैं अगर वॉल्यूम ऑफ Fe3 जो हम लोग ब्यूरेट से ट्रांसफ़र करें। ठीक है, ब्यूरेट से ट्रांसफ़र करवाने की वजह क्या है कि ब्यूरेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्यूरेट के अंदर आपके पास गिव अ रीज़न वाई द स्टूडेंट माइट मेक दिस डिसीजन, दिस सजेशन। उस स्टूडेंट ने जो है वो ये सजेशन क्यों दी है? हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज क्योंकि ब्यूरेट के अंदर लीस्ट एरर होता है जो वॉल्यूम ट्रांसफ़र करेंगे उसमें, बिकॉज ऑफ ब्यूरेट हैज़ लीस्ट एरर। तो ब्यूरेट में जब लीस्ट एरर होता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या नाम है, वैल्यूज़ जो हैं वो मोर एक्यूरेट आती हैं। अगर ब्यूरेट से हम लोग ने इसको Fa3 को ब्यूरेट से अगर ट्रांसफ़र किया तो ब्यूरेट के अंदर कम एरर होता है एज़ कम्पेयर टू मेजरिंग सिलेंडर। इसमें अगर तुमने मेंशन करना है तो और भी चीज़ अच्छी हो जाएगी कि MESURING मेजरिंग सिलेंडर हैज़ एन एरर कितना? 0.5 का। 0.5 ml कह लो, cm³ कह लो, उसमें कंफ्यूज मत होना। बट ब्यूरेट हैज़ एन एरर कितना? 0.05 का। ml कह लो या फिर cm³ कह लो, कोई बात नहीं। ओके, फिर मुझसे बोल रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस चेंज वुड नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मुझे कह रहे हैं कि अगर उसने ब्यूरेट से भी ट्रांसफ़र कर लिया है तो एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी क्यों चेंज नहीं हो सकती? एक्सप्लेन करो। तो हम उसको बताएंगे, पहले चेक कर लेते हैं Fe3 था क्या आपके पास। बच्चों मैंने आपको बताया कि Fe3 पोटेशियम आयोडाइड था, और पोटेशियम आयोडाइड के बारे में इसने क्या कहा है कि वो एक्सेस में है। बेटा एक्सेस वाले सॉल्यूशन को तुम किसी भी लीस्ट एरर वाले एपरेटस के थ्रू ट्रांसफ़र कर दो, वो रहेगा तो एक्सेस में ही ना सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लेन BECAUSE because of Fa3 means potassium iodide is
potassium iodide is in excess, it will not affect क्योंकि Fe3 जो था वो एक्सेस में था बेटा। एक्सेस वाली चीज़ को कितनी भी मोर एक्यूरेटली ले लो वो है तो एक्सेस के अंदर ही ना, तो इसलिए ज़्यादा कुछ चेंजेस कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकेगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ऑन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।